इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एंड ये चैप्टर इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात ना, ये बहुत ही ईजी है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं हर साल। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ योर एंटायर सिलेबस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले देखो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स आखिरकार क्या होते हैं। तो हम लोगों ने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनके बारे में बहुत पहले से पढ़ ही रखा है और वैसे तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी है, यानी कि जो करंट को खुद में से फ्लो होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, है ना। जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा हम आते हैं इंसुलेटर्स पे, तो इनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये खुद से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। तो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है। अब तीसरे टाइप आते हैं हमारे मेटलॉइड वाले, है ना। जैसे एलिमेंट भी 3 टाइप के होते हैं ना, तीसरा क्या होता है हमारा, मेटलॉइड होता है ना। तो ये जो मेटलॉइड है ये हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है कि बहुत अच्छा खासा करंट फ्लो होने दे, बहुत ही बुरे कंडक्टर भी नहीं है कि करंट को फ्लो ही ना होने दे, बीच के कहीं ये हैं, ठीक है, कि ये करंट को फ्लो तो होने देते हैं बट इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी एंड इंटरमीडिएट रेजिस्टिविटी इनकी होती है, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं बैंड थ्योरी। उससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना उनमें जो कंडक्टिविटी है दैट इज मेनली ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जब बैंड थ्योरी, तो बेसिकली ना हमारे पास जितने मटेरियल्स हैं उनमें 2 बैंड्स होते हैं, एक है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या है, जहां पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं, जब इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये ऊपर चले जाएंगे हमारे कंडक्शन बैंड में, तभी जाके कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में ना यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, और जब इनको इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तभी हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये थर्मल एनर्जी इनको मिले ही ना, यानी कि टेम्परेचर मैं कर दूं 0 केल्विन, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे हम पहुंच गए हैं, हमने टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 कर दिया है जहां पे और हमारी कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जब हमने टेम्परेचर कर दिया है 0 केल्विन, तो टेम्परेचर नहीं तो हीट भी नहीं, हीट नहीं तो थर्मल एनर्जी नहीं, है ना। तो अगर कोई थर्मल एनर्जी ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं, तो ये वैलेंस बैंड में ही बेचारे बैठे रह जाएंगे, ये कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो विच मींस 0 केल्विन पे जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, समझ गए ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती जाएगी, वो कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे, हेंस कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। विच मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, सो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो घटती है, विच इज ऑपोजिट ऑफ दी कंडक्टर्स। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस मोस्टली हमारी बढ़ती है, पर सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, और मैंने आपको वहां पे भी बताया था क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैंड थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं ना, इसमें भी 2 बैंड्स हैं, एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। इसमें कोई एनर्जी गैप ही नहीं है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बैंड है, इलेक्ट्रॉन इजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, ओवरलैपिंग बैंड्स हैं ये, ठीक है। देयर इज नो एनर्जी गैप, कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो मेरा वैलेंस बैंड और जो मेरा कंडक्शन बैंड है उसमें देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज एनर्जी गैप। तो यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना
उसको इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है, तो वो जो बेचारा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो यही नीचे ही बैठा रह जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ये हमारे कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिली। दिस इज द फॉरबिडन जोन। इतनी ज्यादा एनर्जी गैप है, एक तरीके से समझो कि वैलेंस बैंड भूल गया है कि भाई कोई कंडक्शन बैंड भी था, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी गैप है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं सकती है कि ऊपर जा सके, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एनर्जी गैप है, पर यहाँ पे स्मॉल एनर्जी गैप है, ना ही ये ओवरलैपिंग बैंड है, ना ही यहाँ पे इतना ज्यादा फॉरबिडन जोन है, इतना ज्यादा एनर्जी गैप है, नहीं, बहुत ही छोटू सा एनर्जी गैप है। तो जब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। और हमने कहा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ही एनर्जी मिल जाएगी तो ये ऊपर चले जाएंगे, हेंस कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस हमारी घटेगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर भी मेंशन करी हैं, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं होल प्रिंसिपल पे। अब ये होल प्रिंसिपल आखिरकार क्या स्टेट कर रहा है, उससे पहले सिंपली एक कोई सा भी हम सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो हम एक ही किसी को ले लेते हैं, सिलिकॉन को ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे होती है इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है सबको पता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जहां भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जितने मेरे सिलिकॉन एटम्स हैं उनमें क्या है, देखो कोवलेंट बॉन्डिंग है, जैसे कार्बन में पड़ी है ना, सेम हमें सिलिकॉन में देखने को मिलती है, क्योंकि ये भी हमारे 14th ग्रुप के ही एलिमेंट है। चले शिव जी संग पार्वती, सबको याद है ना, कार्बन फैमिली में ही आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम भी, तो 14th ग्रुप के एलिमेंट है, यानी कि वैलेंस शेल में इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 4 इसके पास भी हैं, 4 इसके पास भी हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं साथ में। तो इस सिलिकॉन ने क्या करा, 4 और सिलिकॉन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पूरा हो गया, ठीक है। कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी इसमें कैसे होती है, देखो, क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है बताओ, नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सबकी जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो रखी है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। पर जैसे ही हमने कहा इनको थोड़ी एनर्जी मिल गई, थर्मल एनर्जी मिल गई, तो ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड, ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये तो वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं ना। अब क्या होगा, इनको मिल गई एनर्जी, तो एनर्जी जैसे ही मिली इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में तो इसकी वजह से मुझे कंडक्टिविटी देखने को मिली, क्योंकि ये हो गया है फ्री, ये मूव कर सकता है। पर यहाँ पे तो कुछ वैकेंसी जनरेट हो जाएगी ना, इसकी जगह थी, ये चला गया तो इसकी जगह खाली हो गई, यानी कि यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई। इस वैकेंसी को हम कहते हैं होल। कंडक्शन बैंड में भी हमें मतलब कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट देखने को मिल रहा है, वैलेंस बैंड में भी हमें करंट का फ्लो देखने को मिल रहा है, किस वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे आ गया है होल, ठीक है। होल है क्या, बेसिकली एक वैकेंसी है जो कि होती है पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज उतना ही होल में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया, तो यहाँ पे होल आ गया, समझे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आया, तो इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो गए, वो यहाँ पे आके बैठ गया है। पर अब होल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया होल, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से समझो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी वजह से होल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। देखो होल पहले यहाँ था, अब यहाँ आया, अब यहाँ आया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये होल यहाँ आ जाएगा, तो होल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होती है, या फिर हम कहें इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होती है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो मेरा करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करेंगे ऊपर हमारे कंडक्शन बैंड की, ठीक है, कंडक्शन बैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वैलेंस बैंड से उठ के ही गया था ना ऊपर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है जी।
आई होप आपको समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड में क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है। और ये जो हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, ये है एक इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि एक प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं करा है, यहाँ पे सारे क्या है, सिलिकॉन ही है ना। तो बस जहां पे हम सिर्फ सिलिकॉन, सिर्फ जर्मेनियम, यानी कि उसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करेंगे, तो वो एक प्योर या फिर इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर दें तो वो हो जाता है इम्प्योर, और हम 13th और 15th ग्रुप दोनों के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ये सब कुछ पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। पहले थोड़ा इधर पे आ जाओ। होल प्रिंसिपल मैंने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। देखो क्या होता है, जब भी सेमीकंडक्टर को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई है ना, और उस वैकेंसी को मैं क्या कह रही हूँ, होल कह रही हूँ। ठीक है, अब इस होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ जाता है, पर जहां पे वो इलेक्ट्रॉन था हमने कहा अब वैकेंसी वहां पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल। वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हमारा करंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करती हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का नंबर सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया ऊपर कंडक्शन में, उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे ही तो होल आया। तो इलेक्ट्रॉन और होल जो कि हमारे चार्ज कैरियर हैं, उनका नंबर क्या है, एग्जैक्टली सेम है इन द केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। अभी इम्प्योर पढ़ेंगे तो उसमें चीज थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आई होप यार ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो अब आ जाते हैं हमारे दो टाइप्स में, जो मैंने आपको वैसे बता ही दिए हैं। पहला है इनट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर फॉर्म है, यहाँ पे हमने कोई डोपिंग नहीं करी है। अब डोपिंग का क्या मतलब होता है, डोपिंग का मतलब होता है कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करना, यानी कि कोई इम्प्योरिटी ऐड करना। ठीक है, ये तो प्योर है, सारे सिलिकॉन के ही एटम हैं, सारे जर्मेनियम के ही एटम हैं। ठीक है, तो वो प्योर हो गया, कोई डोपिंग नहीं करी। दूसरा आ जाता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने डोपिंग कर दी है, और डोपिंग का मतलब समझ गए ना, हमने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, एंड दैट इम्प्योरिटी कैन बी आइदर ऑफ द 13th ग्रुप और दैट कैन बी ऑफ द 15th ग्रुप। ठीक है, 13th ग्रुप की भी हो सकती है और ये 15th ग्रुप की भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी डाली है, 13th ग्रुप में क्या क्या आते हैं, बाल गणेशा इन थाईलैंड। ठीक है, तो आपने बोरॉन डाल दिया, आपने एल्यूमिनियम डाल दिया, तो वो हमारे 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी होती है, और तब वो सेमीकंडक्टर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, एन टाइप में 15th ग्रुप की डाली है, यानी कि जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, है ना। तो इसको मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी भी कहती हूँ, इसको मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी कहती हूँ। ठीक है, तो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप है तो आपने यहाँ पे फोस्फोरस डाल दिया है, जो कि क्या है, हमारा 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो तब वो क्या बन जाएगा, वो एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर सेम था ना, यहाँ पे सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे कि इस केस में होता है, या फिर होल का नंबर बढ़ जाएगा, जो कि इस केस में होता है, और ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए हो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या है। अब पी टाइप में हमने क्या करा, देखो ये सब कुछ नोट्स में आपको समझ में आ जाएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले डायग्राम वगैरह सब समझो। ये सब समझ में आ गया ना, तो खुद से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने आखिरकार करा क्या, तो यहाँ पे हमने देखो एल्यूमिनियम डाल दिया, हमने कहा ये है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, पर कोवलेंट बॉन्डिंग करने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई कोवलेंट बॉन्डिंग हो पाएगी, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक वैकेंसी जनरेटेड है, और ये वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग हो ही नहीं पाई ना, इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली है, चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे वो शेयरिंग कर ले इस वाले सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वैकेंसी है जिसको हम होल कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो करंट का कंडक्शन है वो कैसे हो सकता है, वो होल की वजह से भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकता है, पर खुद सोचो
मेजरली करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, तो मेजरली यहाँ पे होल्स की वजह से फ्लो होगा। कैसे समझते हैं, देखो ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। अब मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं गया, ठीक है, उनको एनर्जी नहीं मिली तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाए, ठीक है। अब वो कंडक्शन बैंड में अगर नहीं जा पाए तो क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये तो भाई वैकेंसी है ही ना यहाँ पे, तो ये अपनी जगह से उठ के यहाँ पे आ गया, तो हमने कहा होल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया तो होल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, होल यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया तो होल यहाँ पे आ गया। होल का मूवमेंट हो रहा है ना, कहाँ से, यहाँ से यहाँ, यानी कि इस डायरेक्शन में होल का मूवमेंट हो रहा है। होल का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि ये होल के मूवमेंट की वजह से क्या मुझे यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द होल मूवमेंट, यानी कि करंट हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चाहे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं भी गया तभी भी हमें होल के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब एक और चीज, एक क्वेश्चन भी आता है, पी टाइप बेटर है या एन टाइप बेटर है, तो हमारा एन टाइप बेटर होता है, क्योंकि पी टाइप में जो करंट है वो होल के मूवमेंट की वजह से जनरेट हो रहा है ना। अब होल के मूवमेंट की वजह से करंट जो जनरेट हो रहा है ना, तो होल की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, और ये कॉन्सेप्ट मोबिलिटी वाला हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ऑलरेडी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, कौन जो चार्ज कैरियर है वो कितना मोबाइल है, मोबाइल का मतलब कौन इजीली फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है, पर होल को मूव करने में ना काफी डिफिकल्टी होती है, तो उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा नहीं जनरेट हो सकता है। पी टाइप इज नॉट अ वेरी गुड सेमीकंडक्टर, आप ऐसा कह सकते हो, एज कम्पेयर टू एन टाइप। एन टाइप इज बेटर, क्यों, क्योंकि वहां पे ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, एक तो आप ये समझ गए होल के मूवमेंट की वजह से, अब यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी एज चार्ज कैरियर होते हैं। कैसे, मान लो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और ये कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से भी करंट जनरेट होगा। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, माइनॉरिटी में है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दीज आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इनकी वजह से करंट भी कम ही जनरेट होगा। और यहाँ पे होल क्या है, तो होल हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स ओनली। माइनॉरिटी की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से होगा, पर मेजरली किसकी वजह से होगा, हम कहेंगे होल के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब आ जाते हैं एन टाइप में, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पे ये जो हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे ये जो आपने एटम डाला है ना, इसको हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम। क्यों, क्योंकि भैया इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से देखो यहाँ पे होल आ गया है ना, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, देखो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 5 है, एक एक्स्ट्रा है, तो यानी कि इसको हम कहते हैं एक डोनर एटम, ठीक है। यानी कि जो 15th ग्रुप का एटम है डोनर एटम है, जो 13th ग्रुप का है वो एक्सेप्टर एटम है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके पास हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ने तो कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली और एक क्या है भैया, फ्री है। ये फ्री है तो ये सीधे कहाँ चला गया, देखो कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मेजरली हमको करंट देखने को मिलता है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, आप जब चार्ज कैरियर की बात कर रहे हो ना, तो आप जो एक्स्ट्रा हैं, जो कोवलेंट बॉन्डिंग में है, उनको काउंट नहीं करोगे, जो एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग तो हो चुकी है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा होल है, ये होल मूव कर रहा है, ठीक है। इवन यहाँ पे से जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक होल यहाँ भी तो डेवलप होगा, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन थे, होल्स थी। यहाँ पे कौन है मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिर्फ एक ही फोस्फोरस थोड़ी होगा, यहाँ पे इन्होंने और भी तो फोस्फोरस डाले होंगे अलग से, तो उतने ही एक्स्ट्रा मेरे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक ही एल्यूमिनियम थोड़ी होगा, कितने सारे एल्यूमिनियम डाले होंगे, तो उतने ज्यादा होल्स होंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
अब क्या यहाँ पे होल के मूवमेंट की वजह से करंट होगा? बिल्कुल होगा। मान लो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के कोई इलेक्ट्रॉन चला गया। अच्छा, एक और चीज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे कोई होल जनरेट नहीं होगा। होल वही जनरेट होगा जहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे अब होल जनरेट होगा। अब होल आ गया तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ एक होल आएगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा तो होल यहाँ आ जाएगा। तो होल के मूवमेंट की वजह से भी करंट जनरेट हो रहा है, पर बहुत कम होगा, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन है यहाँ? मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, और ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, सेम वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको शो करा कि यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ पे हमारा होल जो है वो ऑटोमेटिकली पहले से ही जनरेट हो गया है, क्योंकि बेचारे एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, चौथा है ही नहीं कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर सके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम काफी ज्यादा यूज करेंगे अभी जब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्सेप्टर आयन है ना वो होगा नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है? होल है ना। होल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव के साथ क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो इसके साथ जो हमारा एक्सेप्टर आयन है जो अंदर था हमारा एल्यूमिनियम वाला, ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे? नेगेटिव आयन के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि बाहर एक पॉजिटिव उसके साथ रिसाइड कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द नेगेटिव आयन और ये हमारा एक्सेप्टर आयन है। इस प्रकार हम बनाते हैं हमारे पी टाइप को, ठीक है। अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। जब हम आते हैं एन टाइप में, तो एन टाइप में बाहर पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो अंदर ये जो डोनर आयन है, ठीक है, ये जो डोनर आयन है ये बनेगा पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एन टाइप को इन द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये तो बेसिक हमारा सिलिकॉन है, किस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया है, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं डोपिंग में। तो भैया डोपिंग क्या है आपको मैं बता चुकी हूँ। डोपिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो, वो पेंटावेलेंट भी हो सकती है, वो ट्राइवेलेंट भी हो सकती है। डाल क्यों रहे हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरे पास या तो मेजॉरिटी में होल्स आ जाएं या मेरे पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा करंट, जितने ज्यादा होल उतना ज्यादा करंट। बट एन टाइप और पी टाइप को कंपेयर करेंगे तो हमने कहा एन टाइप बेटर है। क्यों? क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पीएन जंक्शन में। तो पीएन जंक्शन आखिरकार किस तरीके से बन रहा है इसको देखो, ठीक है। तो पीएन जंक्शन इस प्रकार से बनता है। देखो जंक्शन का मतलब क्या है कि मिल रहे हैं, है ना। तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इनको हमने मिला दिया है। तो जहां पे ये मिलेंगे इसको हम जंक्शन कहते हैं। मिलाते कैसे हैं? तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, डायरेक्टली खुद आके ये चिपक नहीं जाते हैं, बहुत प्रोसेसेस होते हैं, उनसे हम इनको मिलाते हैं, ठीक है। सो जहां पे ये मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हमने कहा कि हम जंक्शन कहेंगे। अब ये जंक्शन के आसपास हो क्या रहा है? पहली बात तो पी टाइप को ऐसे ही बनाएंगे, कहा था ना, नेगेटिव आयन ऊपर पे होल, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ऊपर पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हम समझ गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो जंक्शन के पास जो मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो कि यहाँ पे क्या है? होल है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ये टुवर्ड्स द जंक्शन गए, ठीक है। ये जैसे ही जंक्शन के पास गए तो ये मिल गए आपस में, क्योंकि भाई इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ये रिकम्बाइन हो गए। क्या हो गया? इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये यहाँ पे मिल गए। अब ये जब यहाँ पे मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे से होल गायब, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन गायब, तभी तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल बनाए ही नहीं है। यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, सॉरी यहाँ पे से होल गायब हो गया, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, क्योंकि ये तो आपस में मिल गए। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, अब इन बेचारों के पास तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल है ये है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। EI से इसको हम डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो गया, और ये जो एक रीजन मुझे दिख रहा है, कौन सा रीजन? वो रीजन जंक्शन के पास का, जहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ही नहीं।
इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये डिप्लीट हो गए हैं ना, इन बेचारों के पास जो इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब ये है ही नहीं, तो इस रीजन को हम डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने देखा है वहां पे एक पोटेंशियल भी डेवलप होता है, और वो पोटेंशियल क्या कहलाता है? तो वो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? ये फर्दर हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही नहीं करने दे रहा है, ये आगे हमारे जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको मूव नहीं करने दे रहा। जैसे कि ये वाले होल चाह रहे हैं कि हम जंक्शन के पास जाएं, ये वाले इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं हम जंक्शन के पास जाएं, पर ये पोटेंशियल बैरियर, तभी तो नाम है बैरियर, ये आने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो विच मीन्स अब मुझे बाइसिंग करनी पड़ेगी। ऐसे तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, अब मुझे बाइसिंग करनी पड़ेगी। और बाइसिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि आप एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे लगा रहे हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल बैटरी मुझे लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल वोल्टेज मुझे अब देनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ ना कुछ करंट देखने को मिलेगा। और ये बाइसिंग भी दो प्रकार की हो सकती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड कब कहेंगे? जब जो हमारा पी टाइप है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ेगा। देखो ये वाला पी टाइप है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया। एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव है ना, तो एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। रिवर्स में उल्टा कर देंगे ना, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, और जो पी एन डायोड है ना उसको हम इस तरीके से भी बनाते हैं। देखो ऐसे, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाया है ये पी टाइप को डिनोट कर रहा है, ये जो लाइन बनाई है ये एन टाइप को डिनोट कर रही है। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया कि इसको आपने 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा? देखो जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है ना, तो ये क्या होगा हमारा? बताओ, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, मान लो आपको ऐसा गिवन है कि यहाँ पे +10 वोल्ट लगा दिया है, तो ये एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है ना, तो ये कैसा होगा? ये होगा रिवर्स बायस। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है फॉरवर्ड बायस और ये है रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड और रिवर्स में होता क्या है, करंट कैसे जनरेट होता है, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो देख लो। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या क्या होते हैं? तो आप इनका शेल नंबर देख लो, है ना, शेल नंबर देख लो। और शेल नंबर कैसे पता चलता है? जब हमें पीरियड नंबर पता चलता है ना। तो इसको हम कैसे पता कराएंगे? तो चले शिवजी संग पार्वती, तो कार्बन में 2 शेल्स होती हैं, है ना, यानी कि सेकंड पीरियड में आता है। तो सिलिकॉन आता है हमारा तीसरे पीरियड में और जर्मेनियम आता है हमारे 4th पीरियड में, है ना। तो यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर क्या होगा? 3 होगा सिलिकॉन में, क्योंकि 3 शेल्स हैं इसके पास। और जर्मेनियम में कितना होगा? ये 4 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, चलिए अगला, विच चार्ज कैरियर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स विल हैव ऑन कंडक्शन। ठीक है, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर, तो प्योर में अभी मैंने कहा आपसे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का नंबर सेम है और दोनों की वजह से ही करंट जनरेट हो रहा है। तो कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? दोनों है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स हैं, और दोनों का जो नंबर है वो सेम रहेगा। ठीक है, Why does the resistance of a semiconductor change when heated? ये भी मैंने आपको बता दिया, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हाउ डज है ना, कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने कहा था टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली घटेगी ही घटेगी। ठीक है, चलिए हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंशिएट करना है, विच इज वेरी वेरी सिंपल। ये प्योर फॉर्म है, ये इम्प्योर है, यानी कि यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है, यहाँ पे इम्प्योरिटी है। 13th ग्रुप की भी हो सकती है, 15th की भी हो सकती है, यानी कि ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट दोनों इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है। अब वो डिपेंड करता है, पी टाइप है तो होल का नंबर ज्यादा होगा, एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम ही देखने को मिलती है, तभी तो हम डोपिंग कर रहे हैं, तभी तो इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, सो दैट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है ना वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, पर यहाँ पे टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती ही है, इसके साथ साथ डोपिंग के लेवल पे भी डिपेंड करती है। देखो ज्यादा इम्प्योरिटी डालोगे तो ज्यादा चार्ज कैरियर आ जाएंगे ना, ज्यादा चार्ज कैरियर आएंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कितनी डोपिंग आप कर रहे हो, कम इम्प्योरिटी डाल रहे हो या ज्यादा, उस पर भी इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं। देन है हमें डिस्टिंग्विश करना है एन टाइप और पी टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
जब हम पी टाइप को बनाते हैं ना, तो पी टाइप में हमने कहा क्या है, एक्सेप्टर एटम है ना। तो ये जो एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल होता है, ये होता है नियर द वैलेंस बैंड ओनली, ठीक है, नियर द वैलेंस बैंड ही रहता है, तो ये है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और जब हम एन टाइप की बात करते हैं तो उसमें था डोनर एटम, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे पे होता है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, कंपेयर देयर कंडक्टिविटीज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो एब्सोल्यूट जीरो पे तो कोई सा भी सेमीकंडक्टर आप ले लो, वो एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, देयर विल बी नो कंडक्टिविटी, ठीक है। चाहे आप पी को ले लो, चाहे आप एन को ले लो, चाहे आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ले लो, कोई कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे ना, तो रूम टेम्परेचर पे अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास एन टाइप है दैट इज ऑब्वियसली बेटर। क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल्स, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब आ जाते हैं प्रॉपर बाइसिंग में हो क्या रहा है उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग पे आ जाओ। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी में कौन है, होल्स है ना, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स पे कैसा चार्ज है, हमने कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, तो क्या ये इस साइड को आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये जंक्शन की तरफ जाएंगे। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपेल करेगा। अब ये रिपेल करेंगे तो ये टुवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे अगेन, ये भी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थोड़ी ना आएंगे, ये जंक्शन के पास जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, ये जंक्शन के पास जाएंगे, पर ये तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक हमने कहा यहाँ पे क्या था, एक पोटेंशियल बैरियर था। ये तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक ये पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा का मैं करंट ना लगा दूं। अगर मैं पोटेंशियल बैरियर से कम का करंट नहीं, वोल्टेज, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो मैंने पोटेंशियल बैरियर से कम लगाई है तो कोई करंट नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा कर दी तो डेफिनेटली ये जो होल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये टुवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे, ये मिलेंगे और इनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, इनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद इधर पे आओ, रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे तो आप समझ गए ना, करंट किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। यहाँ पे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से, तो होल्स पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब ये हो गए, तो यानी कि ये जंक्शन से दूर भागेंगे, जंक्शन से दूर भागेंगे तो एक तरीके से जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो यहाँ पे घटेगी कि बढ़ेगी, दूर भाग रहे हैं वो, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ना वो कम होती है, क्योंकि टुवर्ड्स द जंक्शन वो जा रहे हैं। तो एक तरीके से समझो वो जो डिप्लीशन लेयर थी उसकी विड्थ को कम कर रहे हैं, क्योंकि पास पास जा रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ को ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके, ये आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो मैंने कहा जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, तो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं, ये इधर को भाग रहा है, ये इधर को भाग रहा है, क्या ये कभी मिलेंगे, नहीं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपस में तो मिलेंगे नहीं। तो मेजॉरिटी की वजह से यहाँ पे मुझे कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा, तो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, माइनॉरिटी की वजह से देखने को मिलेगा। क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन होंगे, होल्स। ये जो माइनॉरिटी है ये जाएंगे टुवर्ड्स द जंक्शन, क्योंकि जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से रिपेल करेगा, ये माइनॉरिटी में जो होल है यहाँ पे ये पॉजिटिव से रिपेल करेगा, तो ये टुवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मुझे करंट देखने को मिलेगा, और माइनॉरिटी तो कम है ना, माइनॉरिटी नाम ही इसीलिए आया है कि इनकी जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। अगर इनकी पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे जो करंट मुझे मिलेगा वो भी कम मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे जो करंट मिलता है ना वो माइक्रो एम्पियर में मिलता है, विच इज 10 की पावर -6 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है, विच इज 10 की पावर -3 एम्पियर।
माइनस में बड़ी वैल्यू है तो वो छोटी होती है, ये हम सभी को पता है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। इवन ये जो करंट मुझे मिल रहा है ना, ये भी तब तक नहीं मिलेगा, ये मतलब कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, जो रिवर्स बायस पे आप वोल्टेज लगा रहे हो, इसको आप बढ़ाते जा रहे हो, फिर भी ये जो करंट है ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रहा है, ऑलमोस्ट जीरो कह दो, क्योंकि बहुत ही कम है तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो कह देते हैं, ठीक है। बट एक सर्टेन वोल्टेज जब मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ ना, तो करंट रैपिडली बढ़ता है एक सर्टेन वोल्टेज पे, इसको मैं ब्रेक डाउन वोल्टेज कहती हूँ। और ब्रेक डाउन वोल्टेज पे होता क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे जो मेरे कोवलेंट बॉन्ड हैं वो टूटते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो बढ़ गए, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे बढ़ गए हैं, तो करंट तो यहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से ही है, तो माइनॉरिटी का नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो करंट भी हमारा एब्रप्टली बढ़ेगा। और यहाँ पे भी करंट ऑलमोस्ट जीरो रहेगा पहले, कब तक, जब तक पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज नहीं लगा दो। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज आप लगा दोगे ना, तो जो करंट है वो रैपिडली बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और ये सब कुछ ना नोट्स में मेंशन कर रखा है। डिप्लीशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग हमने कहा दो प्रकार की है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है, ये भी पूरा हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब जरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक पे आओ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो देखो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो हमने क्या किया है, पी एन डायोड ले लिया है, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाया है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल को मैं बार बार चेंज करना चाह रही हूँ, पहले कम लगा रही हूँ फिर बढ़ा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कैसे करंट में चेंज आ रहा है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाते हैं। वोल्ट मीटर लगा देते हैं पैरेलल में, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और यहाँ पे एक मिली एमीटर लगाया है, सो दैट जो भी करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाए, ठीक है। ये बेसिक सा डायग्राम है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जब तक हमने वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से कम ही रखी है, तो देखो करंट ऑलमोस्ट जीरो है, बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। बट जैसे ही पोटेंशियल बैरियर तक हम पहुंच गए, पोटेंशियल बैरियर से थोड़ा भी ज्यादा वोल्टेज आप लगाओगे ना, तो ये जो मेरा करंट है रैपिडली इंक्रीज करेगा। और ये पोटेंशियल बैरियर होता कितना है, तो जैसे सिलिकॉन के लिए ऑलमोस्ट ये होता है हमारा 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये होता है ऑलमोस्ट 0.3 वोल्ट, ये होता है हमारा पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है इसमें। देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट हमारा ऑलमोस्ट जीरो रह रहा है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर से कम है वोल्टेज अभी भी। और पोटेंशियल बैरियर जो है, हमने अभी पढ़ा था कि पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव नहीं करने देता। जैसे ही इससे ज्यादा मैंने वोल्टेज दे दी, तो भाई अब जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज्यादा वोल्टेज मैंने दे दी है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जाओ जाओ, ठीक है, आजाद हो तुम, है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कहेगा तुम जाओ जंक्शन के पास जाओ, ठीक है, तो वो जाके मिलेंगे वहां पे, तो करंट हमारा रैपिडली बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर पे आ जाओ, रिवर्स बायसिंग के आईवी कैरेक्टरिस्टिक पे सेम सेटअप है। डिफरेंस क्या रहेगा, पी टाइप नेगेटिव से, एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर आप लोगे, सो दैट जो छोटे से छोटा करंट है वो भी मेजर आप कर सको। अगर आप मिली एमीटर ले लोगे तो उसकी जो लीस्ट काउंट है वो तो सिर्फ मिली एमीटर के लिए, मतलब मिली एम्पियर तक ही है ना, 10 की पावर -3 एम्पियर तक ही वो मेजर कर सकता है। पर मुझे तो इससे भी छोटा करंट चाहिए, 10 की पावर -6 तक, है ना। तो माइक्रो एमीटर की लीस्ट काउंट क्योंकि इतनी ही है, तो इतना ही करंट वो मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे हम मिली एमीटर नहीं लेंगे, माइक्रो एमीटर लेंगे, ठीक है, जिसकी सेंसिटिविटी और भी अच्छी है, ठीक है, और भी छोटा करंट वो मेजर कर सकता है, ठीक है। और अगेन हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक है, सो दैट जो वोल्टेज है उसको हम यहाँ पे मेजर कर सके, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो आप अगेन पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाया है, तो पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल तो मैं बढ़ाते जा रही हूँ, पर करंट ऑलमोस्ट जीरो ही रह रहा है। पर एक सर्टेन वोल्टेज पे क्या हो जा रहा है, करंट सडनली इंक्रीज कर रहा है, और इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज।
फॉरवर्ड के लिए वो पॉइंट क्या कहला रहा था, फॉरवर्ड के लिए ये पॉइंट क्या कहला रहा था, पोटेंशियल बैरियर, है ना, कि बैरियर से ज्यादा लगा दो करंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको कहते हैं, और ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होगा, वापस से याद करो, जितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर अगर हमारे पास इंक्रीज करेगा तो विच मीन्स क्या होगा, विच मीन्स माइनॉरिटी की वजह से ही तो करंट था, है ना। ये पेन भी पता नहीं भाई क्या है, चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी की वजह से ही तो यहाँ पे करंट था, अब माइनॉरिटी की वजह से ही अगर यहाँ पे करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ गए तो करंट भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और यही कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे भी बनाए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये वाले पे कुछ ऐसा है, ये है हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, इस साइड पे हमने रिवर्स वोल्टेज ले रखी है, ठीक है। तो एक साथ अगर बनाने को आए तो ऐसे शो कर दो आप, ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए और ये आपके रिवर्स के लिए। रिवर्स क्यों कह रहे हैं समझ गए हो ना, क्योंकि पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दे रहे हो, एन टाइप को पॉजिटिव से, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसलिए वैल्यू हमारी नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। चलिए एक और चीज इधर पे आ जाते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है फ्लो होने की, करंट तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जाता है ना, तो यानी कि पी टाइप से एन टाइप में हमारा करंट फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, विच मीन्स ऐसे, यानी कि यहाँ पे एन टाइप से पी टाइप की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स करंट कह रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये सब हमारा हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, विच इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब सिंपल सा है, जो हमारा एसी है ना, एसी हम पढ़ चुके हैं, तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही कहलाता है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफायर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने देता है। तो रेक्टिफायर में हम किसका यूज करते हैं, हम ये पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक डायोड लेंगे, ठीक है। अभी पहले हम हाफ वेव ही पढ़ेंगे, फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो उसमें हम 2 डायोड का यूज करेंगे। अब देखो एसी आपको पता है ना, एसी को हम कैसे बनाते हैं, उसका जो वेव फॉर्म है कुछ इस प्रकार से, ये एसी है जिसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती है, इसी को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, है ना। इसको मुझे डीसी में चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आधी ही वेव रेक्टिफाई होगी, यानी कि सिर्फ आधी ही वेव डीसी में चेंज होगी, और वो आधी कौन सी होगी, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपको पता है ना, ऊपर वाली को पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाली ही चेंज होगी डीसी में, इसीलिए इसको मैं क्या कह रही हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर कह रही हूँ, ठीक है। फुल वेव में दोनों रेक्टिफाई हो जाएंगे, अब कैसे होंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मर लेना होता है, और ट्रांसफॉर्मर हमारे 2 प्रकार के हैं, आपको पता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जैसे कि ये एक स्टेप अप है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है और सेकेंडरी के ज्यादा है, ठीक है। बेसिकली मेरे को क्या करना है, प्राइमरी कॉइल से एसी सोर्स को कनेक्ट करा देना है, जो कि मैंने करा दिया। ये जो लाइंस बनाते हैं ये आपको पता है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर को शो करती हैं, जो कि लगाना जरूरी होता है, सो दैट जो हीट लॉस होता है एडी करंट्स की वजह से वो मिनिमाइज हो सके। फिर ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इससे मैंने डायोड जोड़ दिया है, 2 टर्मिनल है मेरे S1 और S2, और यहीं पे मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है। इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ही जो आउटपुट वोल्टेज है वो मुझे मिलेगी। कैसे मिलेगी, आपको पता है ना, V = I × R होता है ना। तो यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इस लोड रेजिस्टेंस के साथ, जिसको मैं RL कह रही हूँ। तो इसके थ्रू मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से मुझे इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो होगा क्या, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो S1 टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, S2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पीएन डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है ना, पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। हमें पता है फॉरवर्ड बायस में करंट देखने को मिलता है, तो यानी कि करंट फ्लो होगा और हमें इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि पीएन डायोड इस केस में क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, है ना, क्योंकि पी टाइप नेगेटिव से एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गया रिवर्स बायस।
क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया है। रिवर्स बायस में हमने कहा करंट तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है और वो भी बहुत कम है, तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर करते हैं कि रिवर्स बायस में कोई करंट हमें नहीं मिल रहा है। रिवर्स बायस में विच मीन्स हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, तो कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो नेगेटिव वाला रेक्टिफाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव वाले हैं वही हमारी रेक्टिफाई होंगे। फिर से देखो क्या होगा, फिर से हम दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो ये फिर से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव में फिर से वही हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो कोई करंट हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस है, और आपकी जो AC है वो DC में चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये चीज हमने मेंशन भी करी हुई है। ये एक और डायग्राम है, जैसे अभी हमने स्टेप अप बनाया था, ये हमारा स्टेप डाउन हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और सेकेंडरी के कम है, तो बस ये स्टेप डाउन हो गया। और ये टर्मिनल्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, S1 S2 भी ले सकते हो, AB भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये लोड रेजिस्टेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए, ये सब मैंने नोट्स में जो आपको पढ़ा दिया है ना, जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो सब आपको नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इनसे आप लोग पढ़ भी सकते हो, और PDF अगर चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, द नेम है स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा इनपुट था जो मैंने इनपुट दिया, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल है। आउटपुट में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली ही रेक्टिफाई हो पाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं हो पाई, इसीलिए इसको मैं क्या कह रही हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आ जाते हैं फुल वेव में। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, हमने कहा यहां हम दो डायोड यूज करेंगे, दोनों डायोड के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो पहली हाफ साइकिल में मान लो ये फॉरवर्ड बायस तो ये रिवर्स बायस, तो इसके थ्रू करंट मिलेगा, इसके थ्रू नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, मान लो दूसरे में क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस ये रिवर्स बायस, तो इसके थ्रू करंट मिलेगा, इसके थ्रू नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए हम दो डायोड यहाँ पे लगाते हैं, और दोनों के बीच में देखो मिड में हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है, सो दैट इसके थ्रू मेरे को मेरा आउटपुट वोल्टेज मिल जाए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। बाकी प्रोसेस वही है, यहाँ से आप इनपुट दोगे, फिर फर्दर क्या होगा, या तो ये स्टेप अप होगा या ये स्टेप डाउन होगा। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो D1 डायोड है, देखो इसका P टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, विच मीन्स ये क्या है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया है, तो मुझे D1 के थ्रू पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिलेगा। बट अगर मैं D2 की बात करूं तो मुझे करंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है, और यहाँ पे D2 जो डायोड है उसका जो P टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, तो D2 कैसा है, रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे से मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगी तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और S2 टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। तो अब देखो इसका P टाइप नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो D1 के थ्रू मुझे करंट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, पर D2 के थ्रू मिलेगा। क्योंकि देखो अब क्या हुआ, P टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो जो D2 डायोड है वो हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस, तो D2 के थ्रू मुझे यहाँ पे करंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये प्रोसेस चलता जाएगा आगे, जितनी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होंगी इसके थ्रू करंट मिलेगा, इसके थ्रू नहीं मिलेगा। जितनी भी हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल्स होंगी ना, वो सारी नेगेटिव हाफ साइकिल्स में हम देखेंगे कि इसके थ्रू करंट मिल रहा है, इसके थ्रू मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ नोट्स में मेंशन्ड है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मेरे को ये इजी लगता है तो मैंने ये बनाया था, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप बना सकते हो। ठीक है, सब कुछ नोट में मेंशन है, नोट्स में मेंशन्ड है। ठीक है, बिफोर रेक्टिफिकेशन ये था, आफ्टर रेक्टिफिकेशन ये है, तो पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी नेगेटिव हाफ साइकिल भी, इसीलिए इसको हम कहते हैं हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो ये तो हम देख चुके हैं, तो बस हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये लास्ट टॉपिक था हमारा। कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है? कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव है, तो बताना जरा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट AC टू DC? अभी पढ़ाया था, अगेन कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को क्या है इसका आंसर।
नेक्स्ट, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ऑल्सो गिव द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। पढ़ा चुकी हूं अभी, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये भी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो ये है पीएन डायोड, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है, तो क्या ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। देन है सर्किट डायग्राम बनाना है और वर्किंग बतानी है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है जी। ये जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे पढ़ लिए हैं, चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये वाला टॉपिक, ठीक है। एक्चुअल में तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे यार, ठीक है। हम लोगों ने तो ट्रांजिस्टर भी पढ़ा, उसमें भी एनपीएन है, पीएनपी है, बहुत सारी चीजें हैं, जेनर डायोड है, एलईडीज हैं हमारे पास, सोलर सेल हैं, सब हमने पढ़ा था, ठीक है। पर आपके सिलेबस में है नहीं, सो इट इज अ रियली गुड थिंग कि सिर्फ इतना ही पढ़ा है और 7 नंबर यहाँ पे से बन सकते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अगर आपने कंप्लीट नहीं करा है कर लो, अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया है। नोट्स डाउनलोड कर लेना, फिर जाके खुद से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा, अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।